सो हेलो एवरीवन। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, तो उसका ये सेकंड पार्ट है, जिसको मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसमें हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में, और उसके बाद जो 1861 उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो आगे है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो दूसरी हेडिंग थी हमारी, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो उसमें दूसरी हमारी जो हेडिंग थी वो थी ब्रिटिश ताज के शासन अधीन अधीन पारित अधिनियम। तो इसमें जो था ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन दिया गया। सेकंड है, गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। ठीक है। नेक्स्ट है, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। जो लॉर्ड कैनिंग है वो भारत का प्रथम वायसराय बना। नेक्स्ट है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में सॉरी के लिख गया है में प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो इससे पहले मैं 1858 वाला जो अधिनियम है उसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, इसके क्या हुआ, इसकी कुछ अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। क्या था कि इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के यहाँ अधीन चला गया। ठीक है। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक है। और जो क्या था, जो भारत ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। क्लियर। नेक्स्ट क्या था कि इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड को समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया था। ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया, और एक नए पद भारत के राज सचिव का सृजन किया गया। ठीक है। और एक नए पद भारत के राज सचिव का सृजन किया गया। यही सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी था। क्लियर। तो जो भारत का सचिव की सहायता के लिए जो थे 15 सदस्यों की एक भारत परिषद की स्थापना की गई, जिसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 15 थी। इसी के साथ साथ 1 नवंबर 1858 को जो ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मेगना कार्टा का, तो क्वेश्चन जो आ जाता है कभी कभी मेगना कार्टा से रिलेटेड, तो उसमें आप क्या बताएंगे कि जो 1 नवंबर 1958 1 नवंबर 1950 तो 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मेगना कार्टा का। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसमें क्या था, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। क्लियर। और दूसरी चीज़ क्या थी कि 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में दो कारणों का विशेष महत्व रखता था। एक कारण क्या था, एक जो था ये था कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है। तथा गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, जो कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, आगे अभी बता दूंगा मैं। सेकंड क्या था कि प्रांतीय विधान परिषद की विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ। ठीक है। तो और इसके देखिए ये लिखा हुआ है, इस अधिनियम द्वारा मद्रास प्रेसिडेंट को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले। ठीक। उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने विभागीय विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या था कि देखिए, तात्कालीन वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग थे,
तो जो तात्कालीन वैसे लॉर्ड कैनिंग थे, तो इन्होंने 1862 1862 में नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को नियुक्त किया। अब वो 3 भारतीय कौन कौन थे? तो वो थे पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह, पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह, ठीक है। सेकंड जो थे वो बनारस के राजा देव नारायण, देव नारायण सिंह। और जो थर्ड थे वो थे दिनकर राव, दिनकर राव, ठीक है। तो ये तीन जो थे, इन 3 भारतीयों को नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त मतलब गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। 7 नंबर पॉइंट क्या है? ये मिस्टेक होगी तो क्रम से आना, तो हमने ये आगे से आ गया है। 7 केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। तो इसमें क्या किया गया था, जो भारत परिषद अधिनियम 1892 है, तो इसमें क्या था कि जो इसके माध्यम से क्या था, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था, जो बहुमत था वो मेजोरिटी जो थी वो सरकारी मेंबर्स की ही रहती थी। तो केंद्रीय विधानसभा के जो अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10, कम से कम 10, ठीक है, और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई थी। इनमें से 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था। क्लियर? अच्छा, इसी के साथ साथ क्या था कि इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि की गई और तथा सदस्यों को आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की अनुमति भी प्रदान की गई, ठीक है। लेकिन उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं था, उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। और निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना था। तो इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है कि प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम भारत परिषद अधिनियम 1919। तो इस अधिनियम को मार्लो मिंटो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और उस समय लॉर्ड मार्ले जो थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, तथा लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। तो ये जो लिखा हुआ है कि भारत संविधान 1919 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार शामिल किया गया। इस अधिनियम को केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया गया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोक हितों के विषय की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया है। और इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अच्छा, इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। अच्छा, सेकंड थिंग, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तो जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था, ठीक है। इस चीज़ को भी आप नोटिस कर लेना। अच्छा, दूसरी चीज़, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है अगर, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विशासनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में
बांट दिया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, स्थापना की गई मतलब। ठीक है। प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अच्छा, अब ये आरक्षित विषय, तो आरक्षित विषय के अंतर्गत आपका राजस्व, आरक्षित विषय के अंदर राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि थे। और हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह से करता था, तथा हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। क्लियर। इस अधिनियम ने एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। इसी के परिणाम स्वरूप 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। क्लियर। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। साथ ही कुछ और चीज़ें हैं नीचे, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। क्लियर। भारत में साख पर नियंत्रण के लिए, तो शायद ये थोड़ा सा मैं इसको लिखना भूल गया हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होना चाहिए था। एक पॉइंट यहाँ पर छूट गया है, तो उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो था, यहाँ पे भारत में मुद्रा, ठीक है, तो भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांत दो प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित किया। ठीक है। क्लियर। तो जो 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे आपके सर मॉरिस गवेयर। ठीक है। जो संघीय न्यायालय की 1937 में स्थापना की गई, तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर मॉरिस गवेयर। ठीक है। और बाकी मैंने आपको पॉइंट बता दी कि लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ इसमें। केंद्र द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ हुई। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, देखिए प्रांतों में समाप्त हुआ और केंद्र में प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति हुई। ठीक है। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। और वो कौन कौन से थे, बता देता हूँ। वो थे आपके, पहला तो था बंगाल। ठीक है। बंगाल के बाद बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। ठीक है। तो अब चलते हैं नीचे। और हाँ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। ठीक है। और ये अधिनियम जो था, ये अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है। ये एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं एवं 10 अनुसूचियां थी। क्लियर। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, उनको देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो मार्लो मिंटो सुधार 1909। तो कभी कभी मार्लो मिंटो सुधार के बारे में पूछ लेता है। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये है ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस योजना पर आधारित हुआ, तो भारत सरकार अधिनियम 1935।
संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया 1935 का भारत सरकार अधिनियम। राष्ट्रपति हो गया है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। यहाँ राष्ट्रपति लिखना था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान रखिएगा। तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन वर्ष में आयोजित किया गया था, वो है सन 1945। किस अधिनियम ने देश शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935। किस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892। संघीय न्यायालय की किस वर्ष स्थापित किया गया? तो वो किया गया 1937। और मैंने बता दिया था इनके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर मॉरिस गवेयर थे। हो गया। तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र में किया गया था और प्रांतों में इसको खत्म किया गया था। ठीक है। नोट, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना एक्ट अक्टूबर 1937 को अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, वही है। क्लियर। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा, स्टडी करिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब जो हमारा टॉपिक आएगा वो हमारा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया होगी। ठीक है। तो और उससे पहले मैं आपको एक और दो पॉइंट है वो बता दूंगा, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। ये सेकंड पार्ट है हमारे। और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।